हेलो बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट क्लास 12th फिजिक्स। इन क्लास 12th फिजिक्स आवर फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटा, आज हम क्या करेंगे? स्टार्ट क्लास 12th की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास क्या है बेटा? दो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। क्लियर? उसके बाद हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा टू वर्ड्स में। वन इज इलेक्ट्रो एंड अनदर इज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन, समथिंग लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब क्या समझना बेटा आपने? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? एट रेस्ट। कोई भी चीज स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। ठीक है ना? तो स्टैटिक्स का मतलब होता है हमारे पास एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज की रेस्ट में। ठीक है ना? तो प्लस टू क्लास में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पहले हम 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ खेलने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को। ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे इस चार्ज को हम किस में रखते हैं? रेस्ट में रखते हैं। नेक्स्ट यूनिट आएगा, उसमें हम क्या करा देंगे? इस चार्ज को मूव करवा देंगे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। उससे नेक्स्ट यूनिट में इसको क्या करा देंगे? एक्सेलरेट करा देंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ हम चलते जाएंगे। क्लियर है बेटा? अब हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है बेटा? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं। किस पे? वो चार्ज कहां होना चाहिए? आपका रेस्ट में होना चाहिए। क्लियर है बेटा? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्लियर बेटा? जो हमारे पहले चैप्टर का नाम होगा प्लस टू की फिजिक्स में, वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है ना? तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है बेटा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे हम 7th 8th क्लास में होता था, है ना? तो हम क्या करते थे? कोम को ड्राई हेयर में रब करते थे इस प्रकार से। ठीक है ना? तो जब वो कोम को रब करते थे तो वो कोम क्या हो जाता था? चार्ज हो जाता था, है ना? लेकिन उसमें बाहर से कोई भी चेंज नहीं आता था। तो उस कोम को, और फिर हम क्या करते थे? उस कोम के साथ स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करते थे। वो उन स्मॉल डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेता था? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे, है ना? इसका कोई दूसरा एग्जांपल अगर आप समझना चाहो तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हो, एक लंबे टाइम तक आपने ड्राइव किया गाड़ी में, और जैसे ही आप उसकी गाड़ी की विंडो को टच करते हैं तो हमें क्या लगता है? हल्का सा शॉक लगता है, एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सीट पे बैठे हैं तो हम क्या होते हैं? रबिंग की वजह से चार्ज हो जाते हैं। ठीक है ना? और जैसे ही मेटालिक विंडो को टच करते हैं तो वो चार्ज क्या हो जाता है? टच ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है? हल्का सा एक शॉक लगता है। तो वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? एक एग्जाम्पल होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी। आपने दोनों एग्जांपल में देखा कि बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना? जब हम कोम को रब कर रहे हैं तो कोम के अंदर कोई चेंज नहीं आता है ना? उसके अंदर ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है, बन जाती है, जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाता है। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इनहेरेंट। और फिर वो क्या करता है? स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल को या छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? विच एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट्स नेबरिंग बॉडी। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। इट इज एन inherent property of any material body which exert electrical and magnetic force
ऑन इट्स नेबरिंग बॉडीज, ऑन इट्स नेबरिंग बॉडी। क्लियर है बेटा? यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक इनहेरेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल बॉडी की, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं जो भी उसके आसपास में बॉडी रखी होगी। क्लियर है बेटा? तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम पूरी फिजिक्स के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बेटा? रिप्रेजेंट किया जाएगा या तो कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। ठीक है ना बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम या तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है ना। एसआई यूनिट क्या होगी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किसमें मेजर करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? कूलाम होती है। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? कूलाम होती है ना। एसआई यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की? कूलाम। ठीक है? उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? उसके बाद हम देखेंगे कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बेटा? अब आपने देखा होगा कि हमने कॉम को रब किया, ठीक है ना, और वो क्या हो गया? चार्ज। अब वो सर ऐसा क्या हो गया, अभी चार्जिंग हो किसकी वजह से रही है ये, है ना? तो जैसे हम फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो हमारा फोन क्या हो जाता है? चार्ज होता है। तो एक्चुअल में वो चार्जिंग का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ चार्जिंग? तो चार्जिंग का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग का मतलब क्या होता है बेटा? चार्जिंग का मतलब होता है, कोई भी बॉडी अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? चार्जिंग का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस प्रकार से होगा उसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना? उसको जानने के लिए क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास कितने टाइप का होता है बेटा? वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है बेटा आपके पास? नेगेटिव चार्ज, है ना? तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है? ठीक है ना? तो अब देखो, मान लीजिए आपका कोई भी दो बॉडी रब किया, हमने ड्राई हेयर के अंदर कॉम को रब किया और कॉम क्या हो गया? चार्ज हो गया, है ना? ये मैंने एग्जांपल लिया। तो चार्जिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है दो बॉडी के बीच में, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और दूसरी बॉडी उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। यानी एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है ना? तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, उसके ऊपर हमेशा क्या आता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, उसके ऊपर हमेशा क्या आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। उसके ऊपर क्या आएगा बेटा? हमेशा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ओके। तो अब हम देखते हैं कि जैसे आप लोग जानते हो कि सभी चीजें जो बनी होती है वो एटम और मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर बनी होती है, और एटम एज ए होल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है ना? एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है बेटा? सॉरी, प्रोटॉन के ऊपर क्या होगा बेटा? आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, विच इज आल्सो इक्वल टू 10 की पावर
19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि किसी बॉडी के अंदर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो बॉडी कैसे होगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी, तो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। उसके बाद मान लेते हैं कि प्रोटॉन क्या है आपके, लेस देन है, ठीक है ना, प्रोटॉन क्या है, लेस देन है किससे, इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी क्या होगी बेटा आपकी, नेगेटिव होगी, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए वहां पे, ज्यादा हो गए। और मान लेते हैं अगर प्रोटॉन किसके इक्वल है किसी बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रॉन के इक्वल, तो चार्ज कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल, चार्ज कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल, चार्ज कैसा होगा, न्यूट्रल, ठीक है ना। यहां पे आपने ध्यान रखना है कभी भी जीरो चार्ज नहीं बोलना है, न्यूट्रल बोलना आपने। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बेटा, कि जितना वहां पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही वहां पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां होता है, ठीक है ना, तो चार्ज ट्रांसफर हमेशा ध्यान रखना, चार्ज हायर टू लोअर, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए और जहां पे कम हो गए, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरफ ट्रांसफर हो गए बेटा, कम की तरफ ट्रांसफर हो गए, इस बात का ध्यान रखना है। तो चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर। क्लियर है ये बात, ओके। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये आपने देख ही लिया। क्लियर है ये सब, ओके। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Next we will discuss about basic property of electric charge. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1। पहली प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, नेगेटिव, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं पहला नेगेटिव और दूसरा क्या है, पॉजिटिव। तो ये हमेशा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। और अगर इन केस हमारे पास मान लेते हैं दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात। तो यहां से इसको हम प्रॉपर्टी को ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक चार्ज, लाइक मतलब सेम सेम, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है बेटा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। और किसी भी मटेरियल बॉडी की जो डिफरेंशिएट करती है या जो आपको ये बताती है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, उसको क्या बोल देते हैं हम, पोलैरिटी, उसको क्या बोल देते हैं, पोलैरिटी, ठीक है ना। क्या होती है ये, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बॉडी विच डिस्टिंग्विश या विच डिफरेंशिएट द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे क्या बोलते हैं बेटा, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है बेटा, ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। यानी कंजर्वेशन का मतलब कांस्टेंट, यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व, ठीक है ना। टोटल चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, टोटल चार्ज of an isolated system
ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट, जो मन में आया आपको लिख देना। क्लियर है बेटा। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ बेटा, आइसोलेटेड। क्या? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम इज लाइक ए सिस्टम ऑन विच देयर इज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है ना। क्या? एक ऐसा सिस्टम जिसपे बाहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं ना। मान फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमारा क्लासरूम है, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस। बाहर कितना है? 48। या बाहर कितना है? 20 है। तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 24 ही रहेगा अकॉर्डिंग टू आइसोलेशन। ठीक है ना। तो ऐसा जो सिस्टम होता है जिसका टेम्परेचर क्या रहे, जो क्या रहे, फिक्स रहे, जिसपे बाहर का कोई भी प्रभाव ना पड़े, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है। इसको अगर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास क्या है बेटा? सोडियम क्लोराइड है ना। अब यहाँ पे क्या है? टोटल चार्ज कितना है? 0। टोटल चार्ज कितना है? 0। तो जैसे इसको हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये किसमें ब्रेक हो जाएगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एज ए होल पूरे के ऊपर भी कितना चार्ज था? 0। और जैसे ये ब्रेक हुआ तो जितना यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव आया उतना ही सोडियम के ऊपर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव आ गया। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन। चार्ज क्या रहा बेटा? कांस्टेंट रहा। तो दैट इज योर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी बेटा? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटा। एडिटिविटी नाम से ही पता चल रहा है, एडिशन करना, जोड़ना। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा? मान लेते हैं हमारे पास क्या है? कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है? कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है ना। और इस पूरे सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? क्यू चार्ज है। और इसके अंदर कुछ इंडिविजुअल चार्जेस रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। अपनी मर्जी से हम कोई भी माइनस प्लस ले सकते हैं, नो इश्यू। मान लेते हैं जैसे Q3 माइनस का था, Q4 क्या था? माइनस का। ठीक है ना। तो अब अपने को एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगानी है इस सिस्टम के ऊपर। तो पहली चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी टोटल चार्ज ऑन दिस आइसोलेटेड सिस्टम इज algebraic sum of all the individual charges। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द टोटल चार्ज ऑन एन isolated system is always equal to algebraic sum of all the individual charge in it। क्लियर है बेटा। जितने भी इसके अंदर इंडिविजुअल चार्जेस है उन सबका क्या होगा? एल्जेब्रिक सम। ध्यान रखना यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ पे जो सम होगा वो क्या होगा? सिंपल एल्जेब्रिक सम लेना, वेक्टर सम आपने नहीं लेना। क्लियर है। तो अब हम फॉर्मूला बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दीज चार्जेस। टोटल चार्ज कितना बेटा इस सिस्टम के ऊपर? कैपिटल Q। ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा? एल्जेब्रिक सम। Q1 क्या है बेटा? प्लस का है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसका बेटा? माइनस का। Q3 प्लस माइनस का क्या है? Q4 है ना। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस क्या होगा बेटा? माइनस Q3 और प्लस माइनस के Q4। यानी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी एडिशन
एडिटिव प्रॉपर्टी अगर आपने लगाई है तो आपके पास टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा बेटा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। इस प्रकार से अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल रेयर चांस है वैसे ऐसे न्यूमेरिकल आने के अगर आ भी जाता है तो आपको सिंपल इन चार्जेस की वैल्यू दे रखी होगी, आपने क्या करना है उनका एल्जेब्रिक सम करना है। तो प्लस का उसको प्लस में ऐड करेंगे और जो माइनस का उसको माइनस में ऐड करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटा, यहां पे एक नया वर्ड आया है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन वर्ड कहां से आया बेटा, एक वर्ड होता है क्वांटा, ठीक है ना, और क्वांटा का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्क्रीट पैकेट। क्या मतलब होता है बेटा, डिस्क्रीट पैकेट्स। और डिस्क्रीट पैकेट्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्मॉल गुच्छे, ठीक है ना, मतलब एक तो ऐसे कंटिन्यूसली होता है और एक ऐसे गुच्छों में, स्मॉल स्मॉल गुच्छों में, तो दैट इज डिस्क्रीट पैकेट। क्लियर? तो अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, इसको भी हम एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो बॉडी है, दैट इज 1 दैट इज 2, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहा, तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल 2.5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है ना, और हमने इन 2.5 इलेक्ट्रॉन को बॉडी 1 से बॉडी 2 में ट्रांसफर करना चाहा, लेकिन ये ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या किया बेटा, ज्यादा ले लिए, कुछ 15.5 15.5 ले लिए, ठीक है ना। तो 15.5 लिए तो भी ट्रांसफर नहीं हुए, ठीक है ना। और फिर थर्ड देखा तो थर्ड में क्या था कि चलो और ज्यादा लेके देखते हैं, तो हमने क्या किया 50.5 ले लिए, ठीक है ना। तो वहां पर भी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, फिर हमने सिंपल तरीका किया कि हम एक काम करते हैं, इस 0.5 को हटा देते हैं। जैसे ही 0.5 यहां से हटाया और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो वो ट्रांसफर क्या हो गए बेटा, इजिली ट्रांसफर हो गए, ठीक है ना। और जैसे ही हमने 15.5 का भी पॉइंट हटाया तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, और जैसे ही यहां से भी 0.5 हटाया तो इसका भी ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। यानी प्रॉब्लम क्या थी, पॉइंट्स में, भाई आप पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। यानी एक डिस्क्रीट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हमें क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी होगी कि मान लेते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा, वो हम देख लेते हैं एक बार। according to this property only an integral amount of charge, only an integral amount of electric charge या charge can be transferred from one body to another body। क्लियर है बेटा? यानी सिर्फ और सिर्फ हम इंटीग्रल अमाउंट में चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जैसे 2 4 6 8 10 15 16 20 25 30 जो भी है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी एक डिस्क्रीट अमाउंट ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो इसको, जैसे बिल्डिंग फ्लोर होते हैं बेटा, है ना, बिल्डिंग फ्लोर होते हैं। अब आप देखते हो कोई भी बिल्डिंग होती है, उसमें या तो फर्स्ट फ्लोर होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होता है, इस प्रकार से फ्लोर होते हैं। कभी भी आपने देखा कि बिल्डिंग के फ्लोर, जैसे फर्स्ट फ्लोर आ गया, फिर ये 1.1 फ्लोर आ गया, 1.2 फ्लोर आ गया, 1.3 फ्लोर, ऐसे फ्लोर नहीं होते, है ना। बिल्डिंग में फ्लोर कैसे होते हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी एक इंटीग्रल अमाउंट में ही फ्लोर होते हैं। तो वो हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको याद रख सकते हैं।
क्लियर है? अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि आपने ये तो डेफिनेशन से देख लिया है कि भाई यहाँ पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो अगर आपको जानना तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। क्यू क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना? क्यू क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुए। और ई क्या होता है यहाँ पे? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। वो किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है बेटा? तो यहां से हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या करोगे? एन इज इक्वल टू क्यू बाय ई, एन इज इक्वल टू क्यू बाय ई करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको समझते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। कि मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं किसमें? 1 कूलम ऑफ चार्ज में। ठीक है ना? क्यों कितना दे दिया बेटा? यहाँ पे सोल्व करोगे तो, ठीक है ना? क्यों कितना दे रखा है बेटा? 1 कूलम। ठीक है, और निकालना क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्या पता होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। चलिए निकालते हैं। एन निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा? क्यू बाई ई। ठीक है ना? क्यू किसके इक्वल था बेटा? 1 के इक्वल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 10 की पावर प्लस 19। और नीचे से ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो इसके नाम की जीरो आ गई। अब ये 16 है। अब 10 डिवाइड नहीं होता 16 से डायरेक्टली, इसलिए यहां से एक जीरो यहां पे ले आएंगे, और यहां पर कितना बच गया? 18 बच गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 16 को 100 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 पे डिवाइड होगा, और 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी आपके पास एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज देखो भाई, एक कूलम चार्ज तो बहुत बड़ी यूनिट हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है ना भाई? 10 की पावर 18, 10 के आगे 18 जीरो, दैट इज वेरी बिग नंबर। ठीक है ना? इसका मतलब एक कूलम चार्ज तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है। इसीलिए इस समस्या को दूर करने के लिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज की जो गिवन होता है हमें, वो मोस्टली किसमें होता है बेटा? एम सी, यानी मिली कूलम। मिली कूलम। अब मिली का मतलब क्या होता है बेटा? 10 की पावर माइनस 3 कूलम। ठीक है ना? मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3। उसके बाद या फिर आपको गिवन होगा माइक्रो कूलम में। किसमें गिवन होगा बेटा? माइक्रो कूलम में। माइक्रो कूलम का मतलब क्या होता है बेटा? 10 की पावर माइनस 6 कूलम। या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा किसमें गिवन होगा? नैनो कूलम में। ठीक है ना? और नैनो का मतलब क्या होता है बेटा? 10 की पावर माइनस 9। ठीक है ना भाई? हमने देखा कि एक कूलम चार्ज क्या होता है? बहुत बड़ी यूनिट होता है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए आपको जो चार्ज गिवन होगा वो किसमें होगा? मिली में हो सकता है, माइक्रो में हो सकता है, और नैनो में हो सकता है। ठीक है ना? तो आपको इस मिली, माइक्रो और नैनो को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए मिली को 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको माइक्रो को 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नैनो को किससे कर देंगे बेटा? 10 की पावर माइनस 9 कूलम से मल्टीप्लाई करके इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये थे हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी किसी बॉडी को कितने मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को
चार्ज करने के बेटा 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं बेटा? 3। पहला, हम किसी बॉडी को बाय फ्रिक्शन चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी बॉडी को बाय कंडक्शन मेथड चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा क्या होता है बेटा? बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं बेटा? बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है ना। अब फ्रिक्शन से क्या होता है बेटा? नाम से ही ध्यान हो, आपको ध्यान में, मान लीजिए मेरे पास ये दो के लिए, इनको मैं रब कर देता हूं। जैसे रब करता हूं तो ये क्या हो जाती है? हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है ना, यानी ये क्या हो गई? चार्ज हो गई। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? रबिंग की। ठीक है ना। रबिंग की वजह से क्या हुआ? फ्रिक्शन राइज हुआ, जिसकी वजह से हीटअप होगी और चार्ज होगी। ठीक है ना। तो फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं? रबिंग करते हैं बॉडीज की। मान लीजिए दो बॉडी आपको चार्ज करनी है फ्रिक्शन मेथड से, तो आप क्या करोगे? उनको रब कर दोगे। ठीक है ना। तो बाय फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है? रबिंग की जाती है किन्हीं भी दो बॉडीज की। क्लियर है बेटा? फ्रिक्शन मेथड सिंपल याद रखना, फ्रिक्शन का मतलब भाई रब करना है हमें दो बॉडीज को, वो चार्ज हो जाएगी। दूसरा मेथड होता है बेटा कंडक्शन मेथड, कंडक्शन। ठीक है ना। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कंडक्शन का मतलब होता है कि जब दो बॉडी को एक्चुअल में एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में लाया जाता है ना। व्हेन देयर इज एन एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडी, दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे? बाय मेकिंग एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं? दो बॉडी के बीच में एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो दैट मेथड इज योर कंडक्शन मेथड। ठीक है ना। इसको मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है बेटा। ठीक है ना। पहले के ऊपर चार्ज कितना है? 10 कूलम, और दूसरे के ऊपर कितना चार्ज है? 20 कूलम। ठीक है ना। इसको हम कंडक्शन मेथड से क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट करवाएंगे। ठीक है। जैसे कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो इनके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शेयर हो जाएगा। तो 20 + 10 आपको क्या करना है? अगर इसके ऊपर चार्ज निकालना तो इसमें क्या करेंगे हम? 20 + 10 / 2, तो 30/2 15 कूलम, और इसके ऊपर भी 15 कूलम। ठीक है ना। तो जैसे इनको कॉन्टैक्ट में लेके आओगे तो दोनों के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा बेटा? 15 कूलम एंड 15 कूलम। ठीक है ना। और इसका दूसरा एग्जांपल, जैसे लाइफ, डेली लाइफ एग्जांपल दे सकते हो। मोबाइल फोन को प्लग के अंदर लगाते हैं, है ना। मोबाइल फोन को प्लग के अंदर लगाएंगे तो वहां पर भी क्या होता है? एक एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है चार्जर का विद द प्लग। तो दैट टाइप मेथड इज आल्सो योर विच मेथड? कंडक्शन मेथड। क्लियर है बेटा? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडक्शन मेथड की। कौन से मेथड की? इंडक्शन मेथड की। थर्ड टाइप का जो मेथड होता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का हमारे पास, वो कौन सा होता है बेटा? आपका इंडक्शन मेथड। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है ना। अब देखो बेटा, कंडक्शन में क्या था? एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट था बिटवीन टू बॉडी। ठीक है ना। अब इंडक्शन, कंडक्शन का इंडक्शन, तो यहां पर दो बॉडी के बीच में एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना। यहां पे दो बॉडी के बीच में व्हेन देयर इज नो एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, नो एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है ना। ये क्या होता है बेटा? जब वहां पे दो बॉडी के बीच में एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, दैट टाइप ऑफ मेथड इज योर इंडक्शन मेथड। ठीक है ना। इसको बोल देते हैं टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन मेथड। ठीक है ना। इसमें कोई भी बॉडी हम चार्ज करते हैं तो वो एक टेम्परेरी मेथड होता है, कुछ टाइम के लिए वो बॉडी चार्ज रहती है, उसके बाद वो बॉडी धीरे धीरे अनचार्ज हो जाती है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको एक टेम्परेरी मेथड बोल देते हैं चार्जिंग का। क्लियर है? अब इसको समझते हैं कि कैसे दो बॉडी के बीच में बिना कॉन्टैक्ट के हम बॉडी को चार्ज करते हैं। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक मेटालिक स्फीयर ले लेते हैं बेटा। क्या ले लेते हैं? एक मेटालिक स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है ना। इस मेटालिक स्फीयर को किस पे रखते हैं? एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। किस पे रखते हैं बेटा? इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर।
ऑसिलेटिंग स्टैंड के ऊपर हमने क्या लिया बेटा, मेटालिक स्फीयर लिया, ठीक है ना। अब ये मेटालिक स्फीयर मान लेते हैं हमारे पास क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। क्लियर, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव तो एज ए होल क्या हुआ बेटा, न्यूट्रल होगा। क्लियर है ना। अब अपने को क्या करना है, इसको इंडक्शन मेथड से चार्ज करना है। तो मान लेते हैं कि हमने क्या किया, यहां पे एक सिल्क रोड रख दी। क्या रख दी बेटा, सिल्क रोड, ठीक है ना। और इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। कहो सर अब ये सिल्क रोड पे क्या बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था बेटा, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ रोड्स ली, ठीक है ना। जैसे एक ग्लास रोड ले ली, दूसरी सिल्क रोड ली, उन दोनों को आपस में क्या किया, रब किया, चार्ज किया, ठीक है ना। तो उसने जब एक्सपेरिमेंट किया कि जब वो रब करा था, उस एक्सपेरिमेंट ये पाया गया कि ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और सिल्क रोड क्या कर रही है, गेन कर रही है, ठीक है ना। इसीलिए ग्लास रोड को हम पॉजिटिव चार्ज के लिए ले लेते हैं और सिल्क रोड को हम किसके लिए ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है ना। तो हमने यहां पे क्या ले लिया, सिल्क रोड ले ली और इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटा। ये सिचुएशन हमारे पास केस नंबर 1 में बन चुकी है। यहां पे कोई एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट है नहीं है, गुड। अब देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज है और इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। इसका नेगेटिव दूसरे केस में क्या हो जाएगा बेटा, कि ये जो पॉजिटिव है ये सारा का सारा यहां चिपक जाएगा इस रोड की वजह से। क्लियर है। और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, इसलिए नेगेटिव सारा का सारा कहां चिपक जाएगा, इस साइड चिपक जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, केस नंबर 2 बन गया। क्लियर। अब हम देखते हैं केस नंबर 3 में, ठीक है। अब केस नंबर 3 में यहां पे सिल्क रोड लगी हुई थी, यहां पे पॉजिटिव चिपका हुआ था और यहां पे आपका नेगेटिव। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पे इसको अर्थिंग कर देता हूं। अर्थिंग के बारे में पता है बेटा आपको, अर्थिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी बॉडी अपना चार्ज शेयर करती है किसके साथ, अर्थ के साथ, ठीक है ना। कि ए प्रोसेस इन विच ए बॉडी शेयर इट्स चार्ज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। अब जैसे ही अर्थिंग की तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा बेटा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो केस नंबर 3 हमारा ये बन गया। क्लियर। अब देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या होगा बेटा, अर्थिंग के बाद नेगेटिव चला गया, इस अर्थिंग को हटा देंगे तो केस नंबर 4 हमारा कुछ इस तरीके होगा। ये यहां पे लगी हुई थी, इसकी वजह से यहां पे चिपका हुआ और अर्थिंग की वजह से नेगेटिव गायब। क्लियर। और केस नंबर 5 में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, केस नंबर 5 में इस सिल्क रोड को भी हम हटा देंगे यहां पे, और जैसे सिल्क रोड को हटाओगे तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, पूरे के अंदर फैल जाएगा। तो ये स्फीयर देखो, एज हमने क्या लिया था, न्यूट्रल। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ पॉजिटिव, यानी हमने मेटेलिक स्फीयर को क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। क्या हमने इस मेटेलिक स्फीयर का यहाँ पे किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट बनाया, नहीं। इस रोड का कोई कॉन्टैक्ट था नहीं, लेकिन इसकी वजह से इसको क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है बेटा। इसी प्रकार हम किसी भी बॉडी को नेगेटिवली भी चार्ज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस सिल्क रोड की जगह क्या लोगे बेटा, ग्लास रोड लोगे, ठीक है ना। और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आप बॉडी को क्या कर सकते हो, नेगेटिवली भी चार्ज कर सकते हो। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है बेटा, ओके।